हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वास्तव में किसी भी डिवाइस को, जो भी आपने सुना होगा बड़े बड़े हैकर्स हैं या कोई भी है, वो किस तरह से अपना एक्सेस कर लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है? एक्सप्लॉइट क्या होते हैं, किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, कोई भी जो प्रोग्राम है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और किस तरह से काम करता है। अगर आप एक एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बेस्ट लेवल के पेनिट्रेशन टेस्टर्स बनना चाहते हैं, तो आज जो ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की मदद से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में इंटरेक्शन होता है, किस तरह से कोई भी प्रोग्राम जो है वो काम करता है। ऐसी बहुत सारी बारीक चीज़ें जो आज तक शायद आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली। तो कंप्लीट वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन आपको जो ये जानकारी मिलेगी ये बहुत ही काम की हो सकती है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को, जिसमें आप सीखेंगे बहुत ही लेटेस्ट एंड एडवांस चीज़ों के बारे में। एंड इन सभी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा एडवांस एथिकल हैकिंग कोर्स जो है रिलीज़ हो रहा है 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे। करने से पहले देखो मैं आपको बताना चाहूंगा असेंबली लैंग्वेज के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, कैसे काम करती है, आर्किटेक्चर क्या है, आपको बूटिंग प्रोसेस मालूम होनी चाहिए, जैसे लिनक्स की बूटिंग प्रोसेस क्या है, विंडोज की बूटिंग प्रोसेस क्या है, ये आपको काफी हेल्प करेंगे। और बहुत कुछ कॉमन चीजें थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए था, जो कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अब। और इससे रिलेटेड पहले कुछ हम फंडामेंटल टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने कहा है कि कुछ चीजें जैसे ओवरफ्लो वगैरह के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, बफर ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। हालांकि हम इस टॉपिक के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, बट नो प्रॉब्लम, हमें इन चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी हेल्प करेंगे हमारी। तो अगर मैं बात करूं बफर, राइट, तो बफर क्या होता है, सबसे पहले हमें बफर के बारे में पता होना चाहिए। वॉइस कट हो रही है, आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, बट आई विल ट्राई। कोई नहीं, एक बार नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, वैसे अभी नहीं है आई थिंक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बफर के बारे में। द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इन द मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज बफर। अच्छा गाइज, ये क्या कह रहा है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इन द मेमोरी। और मेमोरी क्या है कंप्यूटर की, आप सभी को पता होगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द मेमोरी? कितने लोगों को पता है? जल्दी जल्दी मेरे को मैसेज करते जाओ, और फिर हम ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के हिसाब से इसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें आपस में कम्युनिकेशन रहता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो रैम की बात चल रही है यहाँ पे। रैम, रोम और मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर भी, जिसे हम जानते हैं रजिस्टर के नाम से, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जो है मेमोरी के अंदर, उसे बफर बोला जाता है। टेम्परेरी स्टोरेज से यहाँ पे मतलब ये भी है कि जब तक आपका पीसी ऑन है तब तक उसमें जो डेटा है वो वर्क कर रहा है। आफ्टर देन जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, जैसे कि रैम के अंदर से होता है, ठीक है। Then second one is buffer overflow. Next one we will discuss on buffer overflow. Buffer overflow means इसका मतलब क्या होता है? When the application can be tricked into storing more data than the buffer. देखिए बफर ओवरफ्लो, तो आपको पहले इससे समझना पड़ेगा कि बफर क्या है। तो आपको समझ में आ गया कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, और ओवरफ्लो का क्या मतलब हुआ कि जब उसमें हम उसकी लिमिट से ज्यादा डेटा एंटर करा दें तो उस कंडीशन में ओवरफ्लो हो जाएगा। हालांकि हमने पहले जाना है, बट फिर भी रिपीट मैं कर देता हूँ। When the application can be tricked into storing more data than the buffer can hold, it overflow into adjacent buffers. This buffer overflow can lead to a wide range of issues including data corruption, segmentations faults, exceptions and more. देखिए बफर ओवरफ्लो से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि डेटा का करप्ट हो जाना, सेगमेंटेशन फॉल्ट्स हो गए या एक्सेप्शंस हो गए। तो एग्जैक्टली बफर ओवरफ्लो का आप इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी मेमोरी की जो कैपेसिटी है टेम्परेरी डेटा को रखने की, वो है 1 MB की, और हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट, वो 1 MB से ज्यादा का डेटा उसमें हम एंटर करा दें। मान लीजिए 1 MB की लिमिट है और हम 5 MB डेटा करा दें, तो उस कंडीशन में बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। For example, an attacker may introduce extra code sending new instructions to the application to gain access to the IT system. If attacker knows the memory layout of program, then they can intentionally feed input that the buffer cannot store.
तो आप ये समझ गए। अगर अटैकर को पता है, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अगर अटैकर को ये पता चल जाए कि आपका जो प्रोग्राम है उसका मेमोरी लेआउट क्या है, प्रोग्राम से मतलब यहाँ सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है, किसी वेबसाइट का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बफर ओवरफ्लो है वो किसी प्रोग्राम पे ही काम करता है, वो प्रोग्राम पे भी काम करता है, वो वेबसाइट पे भी काम करता है, यानी कि प्रोग्राम से मेरा मतलब सॉफ्टवेयर से है। तो अगर एक अटैकर को आपका मेमोरी लेआउट पता चल जाए किसी भी प्रोग्राम का, तो वो उस कंडीशन में, जैसे कि अगर उसे ये पता चल जाए कि ये भाई 5 MB 10 MB तक का डेटा स्टोर कर सकता है, तो अब वो अपना जो प्रोग्राम है बफर ओवरफ्लो करने के लिए उसी तरह से रेडी करेगा। मान लीजिए 5 MB आपने लिमिट दे रखी है, तो वो कोशिश करेगा मोर देन 5 MB का डेटा एंटर करने की बफर के जरिए। तो अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो सॉफ्टवेयर है या फिर कोई वेबसाइट है वहां पे बफर ओवरफ्लो हो जाएगा, और आपकी वेबसाइट के इंपोर्टेंट डेटा को वो वेबसाइट का जो इंपोर्टेंट डेटा है लाइक यूजर आईडी पासवर्ड्स वगैरह उन सब के बारे में वो जान सकता है, और कई कंडीशंस में वेबसाइट पे कंट्रोल भी बना सकता है। ठीक है, बफर ओवरफ्लो की जो वल्नरेबिलिटी है आज भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसे हटाया जा सकता है। कारण क्या है? कोडिंग्स। तो जरूरी नहीं है कि जो भी किसी प्रोग्राम को राइट करने के लिए या किसी वेबसाइट को बनाने के लिए जो कोडिंग है एकदम परफेक्ट हुई हो, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं। इसीलिए बफर ओवरफ्लो को द मदर ऑफ ऑल वल्नरेबिलिटीज भी कहा जाता है। ओके गाइस, अगर हम टाइप ऑफ बफर ओवरफ्लो की बात करें तो ये हमें समझना होगा बफर ओवरफ्लो कितनी तरह का होता है। सबसे पहले आता है स्टैक बफर ओवरफ्लो। स्टैक इज यूज्ड फॉर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूज्ड इन रैम। तो स्टैक किस लिए यूज किया जाता है? स्टैक यूज किया जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि जो कि रैम के अंदर होती है। स्टैक इज अ कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी कंटेनिंग डाटा। ठीक है, a stack buffer overflow or stack buffer overrun occurs when a program writes to a memory address on the program called stack outside of the intended data structure, which is usually a fixed length buffer। यानी कि stack buffer overflow तभी होता है जब किसी प्रोग्राम को मेमोरी के स्टैक में राइट किया गया हो, मतलब प्रोग्राम को इस तरह से राइट किया गया हो जहां पे स्टैक का यूज हो रहा हो। स्टैक समझ गए ना? स्टैक क्या है? रैम के अंदर स्टैटिक मेमोरी है, दैट इज कॉल्ड तो वहां पे अगर किसी प्रोग्राम को राइट किया गया है तो फिक्स लेंथ उसे दी गई है, तो उस कंडीशन में स्टैक बफर ओवरफ्लो हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बॉटम ऑफ स्टैक, डेटा ऑफ स्टैक, सेगमेंट, एंड ऑफ स्टैक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो कंडीशंस दी है 4 बाइट के लिए दी गई है, और ये मोर डेटा ऑन स्टैक सेगमेंट n बाइट हो गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ जो लिमिट से ज्यादा डेटा यानी कि फिक्स कर दिया गया 4 बाइट है या n बाइट कितना भी हो सकता है वो, तो अगर वो फिक्स कर दिया गया तो उस कंडीशन में उससे ज्यादा डेटा एंटर करके उस स्टैक बफर ओवरफ्लो की जो कंडीशंस है वो लाई जा सकती है। थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे। गाइस, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जो कि सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम है यहाँ पे हमने लिमिट दी हुई है 12 की, जो कि एक स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम है। तो 12 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग्स को ये स्टोर कर सकता है। स्ट्रिंग कॉपी बार, तो यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉपी करने की कोशिश की गई है। ये फंक्शन है रिटर्न 0, मतलब फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यूज को। तो अगर मेमोरी के अंदर ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है वो हम जान सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है क्या? हेलो हेलो गाइस, स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? बताओ जल्दी से। ओके ओके, चलिए तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए विद 11 एज, तो यहाँ पे हमने क्या है कि 12 कैरेक्टर्स लिखा है, यहाँ पे हम 11 के साथ देख रहे हैं। तो आप ये देखेगा कॉल स्टार्ट कॉपी वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 इनटू स्पेस रिजर्व फॉर लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो स्पेस रिजर्व था लोकल वेरिएबल के लिए, ये जो प्रोग्राम है आसानी से वर्क करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 11 का यूज किया है। आसानी से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये यहाँ आसानी से वर्क कर गया। अब मान लीजिए इसकी लिमिट तो हमने 12 दी है और हमने यहाँ पे एंटर करा दिया 150 एज को, तो ये इसकी लिमिट से कई गुना ज्यादा है। उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए प्रोग्राम को रिजर्व यहाँ पे स्टोर होना था इस एरिया में, मेमोरी का एरिया है। आपने लास्ट टाइम असेंबली लैंग्वेज जब पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा ESP, EBP ये सारे वर्ड्स आए थे। देन तो ये सारी चीजें मतलब मेमोरी के अंदर
जो लोकेशंस थी उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब अगर हमने इसकी लिमिट को ज्यादा दे दिया है तो अब ये देखो ये हर पार्ट में ऑटोमेटिकली एंटर कर गया, ये जो डेटा था हर पार्ट में। ये देखिए स्टैक फॉर हायर एड्रेस, स्टैक फॉर लोअर एड्रेस, तो यहाँ भी ये जो डेटा है वो आ चुका है। तो इस कंडीशन में हो जाएगा स्टैक बफर ओवरफ्लो, राइट। तो मतलब जो डेटा था, क्योंकि प्रोग्राम उसे हैंडल ही नहीं कर सकती मेमोरी, उतना उसकी लिमिट से ज्यादा है, तो बाकी जो एरियाज हैं मेमोरी के वो वहां भी चला जाएगा और उस कंडीशन में स्टैक ओवरफ्लो का जो वर्क है वो हो जाएगा। ये एक तरह की वल्नरेबिलिटी है। ओके गाइस, द नेक्स्ट वन इज द हीप बफर ओवरफ्लो। A heap overflow is a type of buffer overflow that occurs in the heap data. हीप अगर हम इन शॉर्ट समझे तो हीप क्या होता है, इकट्ठा या बहुत सारा मतलब डेटा रखा हो जहाँ पे मेमोरी। द हीप इज डायनेमिकली एलोकेटेड बाय द एप्लीकेशन एट रन टाइम। तो देखिए स्टैटिक तो फिक्स होता है जो कि स्टैटिक मेमोरी में है, और हीप जो होता है वो रन टाइम के दौरान काम करता है, ठीक है। Stack is used for static memory allocation and heap is used for dynamic memory allocation. ठीक है, डायनेमिक क्या है आप समझ ही गए होंगे कि जब प्रोग्राम को हम रन करते हैं उस कंडीशन में ये काम करता है। तो यहाँ पे लिमिट्स दी गई हैं, इक्वल टू malloc 10, c इक्वल टू, अच्छा malloc कैलोक फंक्शंस होते हैं, ये आपको अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो थोड़ा समझ में आएंगे क्या रोल प्ले करते हैं, बट नहीं भी पढ़ी है तो थोड़ा देख लेना, वहां से समझ में आ जाएंगे। बट इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लो कि बफर ओवरफ्लो क्या है, हीप बफर ओवरफ्लो क्या है और स्टैक क्या है। हालांकि इसका प्रैक्टिकल हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, बट अभी हमें ये टर्म समझनी थी तो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्टैक डायरेक्टली मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और वो बहुत फास्टली मेमोरी को एक्सेस करता है, ठीक है। तो हीप जो है रन टाइम पे काम करता है। Then next one is compiler। देखिए आपको कंपाइलर्स के बारे में भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपाइलर क्या होते हैं, देखिए जो कंपाइलर है वो यूज किस लिए किया जाता है, आपने देखा होगा अगर हम सी लैंग्वेज कर रहे हैं तो सी, सी प्लस प्लस जैसी जो कोडिंग्स हैं उनके अंदर कंपाइलर का यूज। लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो हम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा प्रोग्राम भी अगर मुझे प्रिंट करवाना है कंप्यूटर के अंदर, तो सी के अंदर जो कोडिंग है अप्रोक्स 4-5 लाइन को लेकर हम करते हैं, 1-2 लाइन में भी हो जाती है वैसे, बट तो इतनी बड़ी हम कोडिंग लिखते हैं, एग्जैक्टली उस कोडिंग को मशीन नहीं समझ सकती। तो मशीन को समझाने के लिए हमें एक थर्ड एप्लीकेशंस की जरूरत होगी, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की जरूरत होगी, जो हमारे द्वारा लिखी गई कोडिंग को मशीन को समझा सके, उसे बोला जाता है कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रीटर अलग अलग होते हैं। जैसे कंपाइलर होता है ये क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और जो भी प्रोग्राम के अंदर गलतियां हैं, एग्जीक्यूट करने का मतलब चलाना हो गया, ठीक है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और जो जो गलतियां होती हैं उन्हें हमें बताता है कि भाई आपके प्रोग्राम में इस लाइन में इस तरह की गलती है, आप जब तक उसे सही नहीं करेंगे तब तक वो रन नहीं होगा। तो ये कंपाइलर का काम होता है। ऐसी एक और चीज भी होती है जिसका नाम होता है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर और कंपाइलर में मेन डिफरेंस ये है कि कंपाइलर भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रीटर भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, हाई लेवल कोडिंग को मशीन लेवल की कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं ताकि मशीन उसे समझ सके, और मशीन फिर जो आउटपुट आपको दे रही है फिर उसे आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आप उसे समझ सको। तो एक मिडिल रोल प्ले कर रहे हैं ये, ठीक है। आपकी बात को मशीन को समझाना, मशीन की बात को आपको समझाना, दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। मान लीजिए आपने 50 लाइन का कोई प्रोग्राम बनाया है, मैंने यहाँ पे 50 लाइंस का कोई प्रोग्राम बनाया है, तो जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा प्रोग्राम में कहाँ कितनी गलतियां, मान लीजिए उसमें 2, 4, 5 जो भी गलतियां हैं तो वो एक साथ दिखा देगा कि आपके प्रोग्राम में 5 गलतियां हैं, ये आप सही करो तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इंटरप्रीटर के केस में ऐसा नहीं है। इंटरप्रीटर 50 लाइनें अगर आपने लिखी हैं तो वो एक एक करके रन करना स्टार्ट करता है। पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, फिर सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा, फिर फोर्थ लाइन को करेगा, फिर फिफ्थ लाइन को करेगा। मान लीजिए यहाँ पे उसे कोई गलती मिल जाती है फिफ्थ लाइन में, तो वो इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, रुक जाएगा यहाँ पे, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप इसमें जब तक कि आप इसे सही ना करो।
तो ये इंटरप्रेटर का काम होता है। दोनों का काम सेम ही है, लेकिन वे ऑफ वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब तक ये आगे नहीं बढ़ रहा है, जब तक कि आप इसे सही नहीं कर लेते हैं, तो जब 5वीं लाइन आप सही कर लोगे, तो फिर वो अगली 6 लाइन, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर अगर उसे कहीं पे भी कोई गलती मिली तो फिर दोबारा से वो रुक जाएगा सही करने के लिए। तो ये डिफरेंसेस हैं। जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, तो जावास्क्रिप्ट में भी हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, वहां लगभग ऐसा ही होता है। और पाइथन में हम करें तो पाइथन में भी हम वैसा ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस समझ में आ गए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर जो है वो कितनी तरह के होते हैं ये हम जान लेते हैं, ठीक है गाइस। तो कंपाइलर है सिंगल पास कंपाइलर, जो कि पास्कल जैसी लैंग्वेजेस में यूज होते थे। Then in single pass compiler source code directly transform into machine code, यानी कि इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो भी आपने सोर्स कोड लिखे हैं वो सीधे सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट, जैसे कि पास्कल में होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ग्राफ के जरिए आपको समझाया है। हाँ, पास्कल बिल्कुल जैसे असेंबली लैंग्वेज है, ऐसे ही पास्कल लैंग्वेज है, लो लेवल में ये आती है। तो ये हो गया सोर्स कोड, कंपाइलर और टारगेट कोड, ठीक है। सोर्स कोड, कंपाइलर एंड टारगेट कोड, ये समझ में आया। मतलब सिंगल पास कंपाइलर क्यों कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है, जो आपने सोर्स कोड लिखा है सीधा कंपाइल करके टारगेट तक पहुंचा देता है, ठीक है। टारगेट कोड से मतलब है एक तरह से कंपाइल करने के बाद जो कोड्स बने हैं वो टारगेट के कोड हो गए, ठीक है। मशीन को समझा दिया यहाँ पे। टू पास कंपाइलर, टू पास कंपाइलर क्या होते हैं, ये दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला हो गया फ्रंट एंड, इट मैप्स लीगल कोड इनटू इंटरमीडिएट प्रेजेंटेशंस, एंड बैक एंड, इट मैप्स आईआर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ऑन टू द टारगेट मशीन। इट मैप्स आईआर मतलब रिक्वेस्ट भेजना मशीन पे। फ्रंट एंड, बैक एंड, देखिए ये भी थोड़ा समझना जरूरी है। फ्रंट एंड वो चीज है जो आपको दिखाई दे रही है, बैक एंड वो चीज है कि अगर मान लो फ्रंट एंड पे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट बैक एंड के थ्रू ही आप तक पहुंचेगा। इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक फॉर्म होता है, आपने इंटरनेट पे कोई भी फॉर्म देखा, तो फॉर्म में आप अपनी वैल्यूज इनपुट कराते हैं, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी है आप वो एंटर कराते हैं। वो जो वैल्यूज आपने एंटर कराई हैं वो बैकएंड के जरिए मैनेज होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एसक्यूएल डेटाबेस, जिसके बारे में आप लोगों ने ज्यादातर सुन रखा होगा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो फ्रंट एंड जो चीज आपको दिखाई दे रही है, इस चीज को मैनेज करता है। टू पास कंपाइलर्स की इसमें जरूरत होती है, जो अलग अलग तरह से प्रोग्राम और कोडिंग्स को मैनेज करते हैं। फ्रंट एंड जो कि आपके लीगल कोड हो गए, ठीक है, एक तरह की इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। क्यों बोला है उसे आईआर, मतलब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। क्यों बोला है उसे इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन? वो इसलिए बोला गया है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्योंकि देखिए कि यूजर के बीच में और एक जो बैकएंड वाला कोड है उसके बीच में फ्रंट एंड आ रहा है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रही है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फ्रंट एंड वाले एरिया में फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको बैक एंड के अकॉर्डिंग ही मिलता है सारा कुछ। तो इसीलिए इंटरमीडिएट जो है रिप्रेजेंटेशन, ये हो गई आपकी फ्रंट एंड। इट मैप्स आईआर ऑन टू द टारगेट मशीन, और बैक एंड क्या हो गया, जो टारगेट मशीन पर होती है, ठीक है। द टू पास कंपाइलर मेथड आल्सो सिंप्लीफाइज द retargeting process. It also allow multiple front ends, ठीक है। तो ये आपसे ये भी कह रहा है कि टू पास जो कंपाइलर्स हैं ये मल्टीपल फ्रंट एंड्स भी इसमें हम रख सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट है, ओके। लेकिन मेन जो वर्क है उनका बैक एंड में हो रहा है। नेक्स्ट वन इज मल्टी पास कंपाइलर। मल्टी पास कंपाइलर्स क्या होते हैं? देखिए 1 और 2 के बाद आता है मल्टी पास, जैसे कि अभी इसमें आया होगा, इट ऑल्सो सिंप्लीफाई द retargeting process is also allow multiple front ends, मतलब बहुत सारे front ends को ये allow करता है। Then multipass compilers, the multipass compiler, 1 minute guys, multipass compilers process the source code, ये क्या करते हैं, process the source code और सिंटैक्स ट्री ऑफ ए प्रोग्राम सेवरल टाइम। देखिए यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि जो मल्टीपास कंपाइलर होते हैं ये सोर्स कोड को प्रोसेस करते हैं। सोर्स कोड
समझना, इस चीज को थोड़ा समझने वाली है। जैसे जो मेन कोडिंग आपने लिखी है उससे ये प्रोसेस करते हैं, सिंटैक्स को प्रोसेस करते हैं। इट डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस देम, यानी कि बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है उसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में ये डिवाइड कर देते हैं। इट डेवलप्स मल्टीपल इंटरमीडिएट कोड्स, और फिर क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट कोड्स को डेवलप करते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट कोड्स को। ऑल ऑफ दीज मल्टीपास टेक्स द आउटपुट ऑफ प्रीवियस फेज एज एन इनपुट। क्या करेंगे, ये मल्टीपास जो भी है ये क्या करेंगे, मल्टीपास का मतलब है कि मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम था उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और एज अ इनपुट उसे लेंगे। सो इट रिक्वायर लेस मेमोरी। इट इज आल्सो नोन एज वाइड कंपाइलर, इसे वाइल्ड कंपाइलर के नाम से भी जानते हैं। बट एक एग्जांपल में आप देखिए, फ्रंट एंड हो गया, मिडिल एंड हो गया, बैक एंड हो गया। तो एक प्रोग्राम था उसने 3 पार्ट्स में जोड़ दिया। कई बार मैं आपको बताना चाहूंगा रीकैप्चा वाली जो प्रोसेस आ जाती है, और भी कई प्रोसेस इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन और दूसरी कई चीजें हो गई। तो मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस भी कई बार आप लगाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये चीज काम कर रही है एक तरह से। तो वो मैं जो वेबसाइट्स के एग्जांपल दे रहा हूँ वो इसीलिए ताकि आप उसे आसानी से समझ सके कि देखिए हमने सबसे पहले क्या क्या यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिए, फिर एक दूसरी कंडीशन आ गई, फिर एक तीसरी कंडीशन आ गई, उन सबको फॉलो अप कर रहे हो, फिर कैप्चा भी आ गए, तो उनके बाद आप एंड तक पहुंच पा रहे हो। तो एरर देखिए यहाँ पे यही दिखा रहा है, एरर्स है ना। एरर्स का मतलब अगर कोई भी एक चीज गलत आप कर रहे हो तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपाइलर। होप सो आप समझ गए होंगे कंपाइलर क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज के बारे में हम जानेंगे इसमें। अब चलते हैं दूसरी कुछ खास चीजों के बारे में जानने के लिए। डीकम्पाइलर, देखिए कंपाइलर कंपाइल करने का काम कर रहा है और डीकम्पाइलर आप समझ ही गएंगे उसके अगेंस्ट या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। डीकम्पाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स एन एक्जीक्यूटेबल फाइल एज इनपुट एंड अटेम्प्ट्स to create a high-level source file which can be recompiled successfully. It is therefore the opposite of compiler which takes a source file and make it executable. देखिए कंपाइलर का पूरा अपोजिट है। कंपाइलर क्या करता है, आपके सोर्स कोड को लेता है, कंपाइल करता है, एक्जीक्यूटेबल फाइल्स आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है, जो रिजल्ट फाइल है ये उसे लेता है और रिजल्ट फाइल को लेने के अंदर उसका जो सोर्स कोड है उसे रिवील करता है, मतलब वो किस तरह से बनाई गई है। मान लीजिए मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर लिया, सॉफ्टवेयर की रिजल्ट फाइल, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल ले ली मैंने, मान लीजिए मैं एक प्लेयर ले रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये था हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप फ्यूचर में इस तरह की भी चीज़ें चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।